नमस्कार। दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उन जानकारियों से आपको सही समय पर सही तरीके से उन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर आपकी खेती किसानी में परिवर्तन हो सके, आपका उत्पादन बेहतर हो सके और हमारे देश का किसान प्रगतिशील हो सके, इसके बारे में हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं जिससे आपको फायदा हो सके। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम दो विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला विषय है खरीफ में बीज की उपलब्धता। इसके साथ ही दूसरा विषय है फसलों में खरपतवार नियंत्रण। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं आज के चर्चा के लिए हेलो किसान कार्यक्रम में। अब इन दो विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन मिलाकर हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, और स्टूडियो में मौजूद इन दो विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट होते हैं वो आपके सवाल लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं। तो फ़ोन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको टोल फ्री नंबर मिलाना है, और टोल फ्री नंबर क्या है हमारा वो भी आप नोट कर लीजिए। 1800-11-3060, 1800-11-3061। फ़ोन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि बेहतर संवाद स्थापित हो सके, और साथ ही आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो ताकि आपको सही तरीके से सुझाव और जो समाधान बताए जा रहे हैं उसको आप समझ पाएँ। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800-520717। व्हाट्सएप करते समय जहां से आप व्हाट्सएप कर रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीन माध्यमों के ज़रिए आप अपने सवाल या कोई भी संशय आपके मन में इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो आप सीधा फ़ोन उठाइए, ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए या फ़ोन करिए। आपके सवाल का जवाब, आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम में हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अब आज इन दो विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से हैं। आपका स्वागत है। तो इन दोनों मेहमानों का स्वागत कर चुके हैं हम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि आज हमारा जो दो मुख्य विषय है जिसमें खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही फसलों में खरपतवार नियंत्रण को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र जी का हम रुख करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, बात करें अगर हम खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में, तो खरीफ सीजन फसलों की पैदावार से या खेती किसानी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? सही सवाल किया आपने। खरीफ सीजन जो है वो देश में कुल खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जैसे धान की किस्म फसल आती है, मक्की की फसल आती है, बहुत सी जैसे मिलेट्स जो हम पिछले साल हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया, तो श्री अन्न की 8-9 फसलें हम उगाते हैं, और दलहन में भी 6-7 फसलें उसमें आती हैं, तिलहन में भी आती है। तो खरीफ सीजन जो है वो हमारे देश के खाद्यान्न समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है। और इसमें जो क्योंकि ये सीजन मुख्य तौर पर वर्षा आधारित रहता है, जो बहुत सा क्षेत्र है, तो उसमें जो बीज का चयन और बीज की सही उपलब्धता वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान देती है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बरसात के समय एक बार बरसात आई, बिजाई होने के बाद कई बार लंबा सूखा पड़ता है, तो उसमें किस तरह की किस्मों का किसान भाई चुनाव करें ताकि उनको लंबे सूखे के समय या कई बार जल भराव की स्थिति आती है, उन स्थितियों में किस तरह से किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार ले सकें। जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो उसके लिए जो किस्मों का चयन है वो बहुत ही आवश्यक है, और बीज की उपलब्धता एक बहुत ही आवश्यक अवयव है। क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि आमतौर पर जो किसान भाई अगर उच्च गुणवत्ता का बीज उगाते हैं और अपने खेत घर पर बचे हुए जो बीज है या अन्न को लगाने की बजाय, तो उसमें जो प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि 15 से 20% तक की उत्पादन में जो है वृद्धि होती है,
और उसी के साथ अगर किसान भाई अच्छी किस्मों का बीज प्रयोग करते हैं, गुणवत्ता वाला बीज प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्मों का, तो उसमें 30 से 40% तक की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई विशेष तौर पर खरीफ फसलों के लिए बीज की उपलब्धता और सही समय पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बिल्कुल, खरीफ सीजन के अंदर इस चीज़ों का बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि किसान भाई दिन रात एक कर अपनी फसल खड़ी करता है और फसल खड़ी करने से पहले अगर बीज की जो महत्वपूर्णता को बात को अगर नहीं समझेंगे तो अच्छी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में विस्तार जानकारी डॉक्टर देवेंद्र जी से हम आगे भी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बीज के बिना फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसीलिए बीज को खेती की जान माना जाता है। जी हाँ, अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। कहा भी जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऐसे में किसान को बुवाई हमेशा अच्छे और उन्नत किस्मों के बीजों से ही करनी चाहिए। शुरू से ही बेहतर उत्पादन में अच्छे बीजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है। किसान को बीज लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बीज हमेशा अपने इलाके के हिसाब से लें और बीज हमेशा प्रामाणिक स्थान से ही खरीदें। बीज अधिकृत दुकानदार से ही लें। प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत होती है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते व तैयार करते हैं तो उन्हें इससे न अच्छी पैदावार मिलती है और न बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। अशुद्ध बीज बोने से एक ओर उत्पादन तो कम होता ही है और दूसरी ओर अशुद्ध बीज के कारण भविष्य के लिए अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता। अशुद्ध बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। साथ ही आखिर में उपज का बाजार भाव भी कम मिलता है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित फायदा नहीं मिल पाता। अगर किसान चाहें कि उनके अनावश्यक खर्चे कम हो और अधिक उत्पादन व आय मिले, तो उन्हें प्रमाणित बीजों का ही उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय बीज निगम इस ओर सराहनीय काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है फसलों में खरपतवार नियंत्रण। फसल पैदा करते समय या फसल लगाते समय खरपतवारों का नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे उत्पादन के लिए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर राजवीर शर्मा जी से। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, खरपतवार नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है और किसान भाई इससे क्या समझें? देखिए, खरीफ मौसम में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है और खरीफ मौसम में जैसे बारिश वगैरह होती है तो खरपतवारों का जमाव जो है रबी मौसम की तुलना में ज़्यादा नुकसान खरीफ की फसलों में होता है खरपतवारों के कारण। तो किसान भाई जैसे अब मई का महीना चल रहा है, इस समय खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें। और जैसा कि है मई जून में थोड़ा दिन खेत जो खाली रखते हैं किसान मोटा मोटी, तो उस टाइम गहरी जुताई करके अगर 15-20 दिन जो है किसान भाई उसको खेत को खोल के छोड़ेंगे तो गर्मी के कारण जो है कुछ बीज जो होते हैं खरपतवार के, उनकी निष्क्रियता हो जाती है, वो जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद 15-20 दिन खोलने के बाद एक बारी पानी लगा दो। पानी लगाने के बाद जो है आप 10 दिन वेट करो और उसके बाद ट्रैक्टर से उसकी एक बारी जुताई कर दो। उससे क्या होगा कि ज़मीन में जो 15-20-25% जो वीड होता है, वीड के बीज होते हैं खरपतवारों के बीज, वो नष्ट हो जाते हैं, वो जम जाते हैं। तो इस तरीके से ये हम जो है वैज्ञानिक भाषा में इसको स्टॉल सीड बेड टेक्निक कहते हैं। अगर किसान भाई जिसका खेत खाली है वो अगर इस प्रक्रिया को 1 या 2 बारी करेगा तो लगभग 40 से 45% तक जो है खरपतवारों का प्रकोप जो है ना उसकी फसल में नहीं होगा। तो इस तरीके से किसान भाई जो है ये एक, इसमें केमिकल का यूज भी नहीं करना है और कोई लेबर का भी यूज़ नहीं करना है, लेकिन सिंपल इससे आपका बीज का जो है जो वीड सीड बैंक होता है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है इस प्रक्रिया से। तो किसान भाई खरीफ की मौसम में ये काम एक जरूर करें, जिससे खरपतवार नियंत्रण में उनको सहायता मिलेगी।
जी, तो खरपतवार नियंत्रण करना भी बेहद आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी उपलब्धता के लिए और अच्छा उत्पादन पाने के लिए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे डॉक्टर राजवीर शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ऐसे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही फसलों के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। किसान को अपनी फसल से भरपूर उपज लेने के लिए फसल में खरपतवार नियंत्रण करते रहने चाहिए। खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को लगभग 37% तक कम करती है। खरपतवार फसलों के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्व और नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेती हैं। साथ ही साथ फसल को जरूरी प्रकाश और स्थान से भी वंचित रखती हैं। इससे पौधे की विकास गति धीमी होती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये भी देखा गया है कि जहां खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां कीटों और बीमारियों के हमले की आशंका भी बढ़ जाती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए खरपतवार पर सही समय पर नियंत्रण करें। अगर खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौवा, जंगली जूट और जंगली तंबाकू। दूसरी श्रेणी में संकरी पत्ती वाली खरपतवार आती है। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। किसान खरपतवार नियंत्रण के लिए निवारण विधि अपना सकते हैं। इस विधि में वे सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई नलियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि भी खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। तो देखा आपने कि खरपतवारों का नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर देवेंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खरीफ सीजन में बीज की उपलब्धता के बारे में, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है और उन फसल के लिए बीज कहाँ से किसान भाई प्राप्त करें, कैसे पहचानें कि ये बीज उनकी फसल के लिए या उनके उत्पादन के लिए या उनके खेत के लिए सही है। जी, जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि खरीफ के मौसम में आमतौर पर जैसे कपास की बिजाई तो पहले हो चुकी है सारी, उसके अलावा जैसे धान की रोपाई जो है नॉर्थ में तो अभी जून 15 से शुरू करते हैं, और जो मक्की है, ज्वार है, जितने भी हमारे श्री अन्न हैं जिसमें वे बाजरा, रागी, कुटकी, ये सारी ये फसलें आ जाती हैं। जो तिलहनी फसलों में मुख्य तौर पर सोयाबीन और मूंगफली आती है। उसके अलावा तिल की फसल हम लगाते हैं, नाइजर की भी लगाते हैं, सनफ्लावर की, और जो अरंडी की फसल इसमें आ जाती है। दलहनी फसलों में बात करें तो मुख्य तौर पर पिजन पी एक बड़ी मुख्य फसल है, मूंग है, उर्द है, और जो छोटी कुछ एक जो दलहनी फसलें हैं जिसमें कि राजमा आदि ये सभी आते हैं, दूसरे मोठ और ये। और इसी तरह से जो हम चारे की फसलें भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम पशुधन को पालते हैं तो चारे में भी जैसे कि चारा का बाजरा है, चारा की ज्वार है, और मक्की भी, काओपी और दूसरी बहुत सी फसलें आती हैं उसमें। तो मुख्य तौर पर ये फसलें, उसके अलावा जैसे रेशे में कॉटन के अलावा जो मेस्टा और जो हमारी सनी आदि की भी बिजाई करते हैं, तो ये फसलें मुख्य तौर पर इस सीजन में, गन्ने की रुपाई पहले हो जाती है जैसे फरवरी के माह में, तो ये मुख्य तौर पर फसलें हैं जो कि किसान भाई खरीफ मौसम में उगाते हैं। इसमें जो बीज की आपने बात की, तो बीज में एक तो जो फिल्म में भी ये बताया गया है बड़े अच्छे तरीके से, तो किसान भाई हमेशा ध्यान ये रखें कि जब भी आप बीज खरीदने जाएं तो आप अपने इलाके के लिए संशोधित
किस्म का ही बीज खरीदें। कई बार एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे या कहीं से सुनने के बाद किसान भाई जो है कहीं दूसरे क्षेत्र का बीज ले लेते हैं, जो कि उस क्षेत्र के लिए वो उसको टेस्ट नहीं किया गया है, उससे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात, जब वो जहाँ से भी लें बीज, तो वो जो उसका स्रोत है वो बड़ा भरोसेमंद स्रोत होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी लिया और ले आए। आमतौर पर थैली पर एक टैग लगा होता है, 2 सिलाई होती है, उसमें सील होती है और उस पे जो लेबल होता है उस पे पूरा उसकी अवधि के कब तक ये बीज वैलिड है। क्योंकि जैसे कि हम दवाइयों की बात करते हैं, उसमें बीज की भी एक वैधता होती है और जो शुरू में पैकेज होती है वो 9 महीने तक वैध रहती है। और उसके साथ ही किसान भाई उसका बिल अवश्य लें, तो उस बिल को भी साथ रखें और जब भी फसल बिजाई के बाद तक, जो फसल कटाई तक, वो इन सभी को, टैग को, थैली को और बिल को संभाल के रखें और कभी भी धोखे में नहीं आए कि भाई किसी एडवर्टाइजमेंट के बेस पे या अच्छी पैकिंग के बेस पे वो कोई भी किस्म लेके और वो खेत में नहीं लगाए, क्योंकि उसमें किसान को बहुत नुकसान होता है। और जब तक, क्योंकि खरीफ में खास तौर पर जो बारिश का मौसम है, एक बार शुरू होने के बाद कई दिन तक रुकती नहीं है, उसके बाद बदतर आता है तो वो लेट हो जाते हैं, उससे उनको नुकसान होता है। तो इन बातों का विशेष तौर पर बीज लेते समय ध्यान रखें और बीज हमेशा शुरू में ही खरीदें। ये नहीं कि आज बारिश हुई और कल आप मंडी में जाएं बीज लेने, आप अभी से बीज लेके रखें और बीज जब घर लेके रखें तो उसको बहुत ही साफ सुथरी और हवादार जगह में रखें। ये नहीं कि कहीं भी जहाँ पे पानी गिरता हो, यहाँ लगातार धूप लगती हो या कहीं झाड़ू पोछा करते हो तो पानी की छींटें लगती हो, बीज को बिल्कुल जैसे आप अपने बहुत ही अच्छी चीज को तिजोरी में रखते हैं उसी तरह कहीं हवादार जगह में, साफ सुथरी जगह में रखें। नहीं तो पता लगे कि 1 महीने पहले आप बीज लेके आए थे, बरसात जून में हुई, तब तक आपने उसको धूप में छोड़ दिया, उसमें सीलर में छोड़ दिया और आपके जमवार नहीं होता। तो ये बात भी किसान भाई उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें। जी, तो ये बात भी किसान भाई ध्यान रख सकते हैं कि बीज लाने के बाद आपको ऐसे उसको छोड़ नहीं देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर शेयर की है कि इस्तेमाल करने की तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट भी आप देखिए और उस जो बीज आप लेके आए हैं उसका बिल भी आप अपने साथ संभाल के रखिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, अपना सवाल आगे पहुंचा सकें। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं अपने दर्शकों के जो इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और दर्शकों के सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। लगातार आपको टोल फ्री नंबर फ्लैश किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी बताया जा रहा है। आपके कोई भी सवाल इन विषय से जुड़े हुए हैं तो आप सीधा फ़ोन उठाइए और फ़ोन कर डालिए। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, विपिन सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो अपना सवाल पूछिए। विपिन जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। जी विपिन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर ये था कि खरीफ की फसलों के जो बीज के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे किस्मों के नाम आपके यहाँ से बताए जाते हैं पर हमारे यहाँ सर वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी उन्नत किस्में जो होती हैं वो आपके यहाँ से बताई तो जाती हैं पर उपलब्ध नहीं होती, मिलती नहीं है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल सर ये था कि खरीफ के मौसम में बुआई करने से पहले वैसे डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि खरपतवार कम हो इसके लिए और कौन कौन सी
व्यवस्थाएं किसान कर सकते हैं। जी, आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर देवेंद्र जी, ये समस्या कहीं ना कहीं किसानों की ज़्यादा रहती है कि उनके क्षेत्र में वो उन्नत किस्में उपलब्ध नहीं होती हैं, ऐसे में वो किसान भाई क्या करें? विपिन जी, आपका जो समस्या है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसमें आपको जो एक तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब बिजाई से पहले, अभी जैसे हम आमतौर पर जून में बरसात आती है, जून में या जुलाई में हम बिजाई शुरू करते हैं, तो आप अभी से जो आपने फसल जो किस्म चुनी है उसको अभी से आप देखें। और उसके लिए आपके क्षेत्र में देखिए, एक तो हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय और संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र हैं, और हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। भारतीय बीज निगम का जो रीजनल ऑफिस या उनके सेल काउंटर हैं, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के ऑफिस हैं। उसके अलावा जो विभिन्न प्राइवेट कंपनीज भी, अच्छी प्राइवेट कंपनीज भी, उनके भी अपने डीलर जो हैं वो मार्केट में हैं। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ये नहीं कि भाई आज बरसात हुई और आप कल सुबह जो है बत्तर की वेट करते हुए आप बीज लेने जाएं। आप अभी से जो बीज आप वांछित है उसको अभी से आप तलाशिए। ये क्षेत्र हैं। उसके अलावा एक जो टोल फ्री नंबर भी भारत सरकार का है, इसमें भी बार बार दिखाया जा रहा है, उस टोल फ्री नंबर से भी आप बात कर सकते हैं और पास के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके आप उसकी बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, जो इसका एक समस्या का निदान, अभी भारत सरकार ने एक साथी पोर्टल पिछले साल से शुरू किया है, तो उसमें हमने अभी न्यूक्लियस से ब्रीडर सीड और इस साल फाउंडेशन सीड उसमें आएगा। तो उसमें जैसे आपको एक ऐप भी उसमें डेवलप हो गया है, ऐप को अभी वो करना है लॉन्च। तो किसान भाइयों को जो भी किस्म पर आते हैं, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, विपिन जी से पूछा कि खरपतवार नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या विधियां होनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी बताइए। विपिन जी, जैसा कि आपने बताया कि खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान क्या करे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब अब मई का महीना है और थोड़ा सा टाइम है आपको, जैसे धान लगाने में या मक्का लगाने में, मक्का जुलाई में लगती है, तो उसमें आप खेत की अच्छी गहराई जुताई करो, जिससे जो खरपतवार के बीज हैं पड़े हैं वो बिना ही कुछ किए गर्मी की, सूर्य की गर्मी से जो है नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई बीज खरीदते समय ध्यान रखें, सर्टिफाइड बीज लें, एक अच्छे सोर्स से लें, अच्छी कंपनी का लें, बीज लें और बिल के साथ जो है आप उस सीड को परचेज करें। उसका मतलब ये होता है कि जब बीज का उत्पादन होता है तो उसमें खरपतवारों के बीजों को निकाला जाता है। वो जो बीज होता है उसमें खरपतवार के बीज नहीं होते। तो किसान भाई जब बीज खरीदते हैं तो ऐसा बीज खरीदें जिसमें खरपतवारों के पुराने सीजन के बीज उसमें ना हो, क्योंकि अगर बीज में ही अगर खरपतवारों के बीज हैं तो आप एक उस प्रॉब्लम को एक इनवाइट कर रहे हो। दूसरी बात जो है, जैसे ही आपने फसल लगाई है उसमें या तो निराई गुड़ाई द्वारा आप खरपतवार नियंत्रण करें। दूसरी बात, अगर निराई गुड़ाई द्वारा संभव नहीं है, लेबर नहीं मिल रही है, तो आप जो सूटेबल रिकमेंडेड हर्बिसाइड हैं, जो शाकनाशी हैं, उन दवाइयों का चुनाव करके जो है स्प्रे करें, जिससे खरपतवार नियंत्रण आप संभव कर सकेंगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले बीज के ऊपर आता हूँ। मैं जानना ये चाहता करते हैं जो परपरागित किस्में है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स करके 97 से 98 तक की बात करते हैं जी। उसके अलावा उसमें जो जैसे डॉक्टर राजवीर जी ने बताया कि जो खरपतवारों के बीज, तो उस खरपतवारों के बीज की भी एक संख्या होती है जो बीज उनका, तो उसमें भी जैसे मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट होती है। और वो लेबल जो आप जब बीज खरीदते हैं उस पर जो लेबल लगा हुआ होता है उस लेबल पे ये पूरी जानकारी होती है। उसके अलावा उसमें मॉइस्चर की जो मात्रा है उसकी बात होती है कि आमतौर पर जब बीज को स्टोर करते हैं तो सभी फसलों में 8% तक की मॉइस्चर होता है। और जो सबसे जो जरूरी अवयव है इसमें वो उसकी जो अंकुरण क्षमता। तो जैसे कि हम ज़्यादातर जो हमारी जो खाद्यान्न की फसलें हैं उनमें अंकुरण क्षमता 80 से 85% है, कि जैसे हम धान की बात करेंगे तो 80% है। सोयाबीन में थोड़ा सा कम रहता है, तो उसमें उसकी अंकुरण क्षमता की लिमिट जो है वो 70% से अधिक होनी चाहिए। दलहनी फसलों में जैसे मूंग आदि की बात करते हैं तो 85% होना चाहिए। तो इस तरह से एक अंकुरण क्षमता को भी किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। और जब आप उस दाने को डालते हो तो उसकी पर्ची पर जो लेबल है उस पर ये सारे जो गुण हैं वो लिखे होते हैं।
और उसको टेस्ट करने के लिए जैसे 2-3 विधियां हैं जो घर पे आप करना चाहें। तो एक तो बोरी के बीच में आप 100 दाने की, जैसे आपको अच्छी तरह से पता है, आप 100 दाने उसके बोरी के बीच में डाल के बोरी को ढक देते हैं और सामान्य तापमान पर उसको रखते हैं और उसको दूसरे डेली है थोड़ा पानी से छिड़काव करते रहें। पानी इतना भी नहीं डालें कि वो बीज उसमें अंदर गल जाए, उसको मॉइस्चर मिलता रहे। या दूसरा, अखबार की एक विधि आती है कि आप एक अखबार को, पूरा अखबार जैसे मोटा 3-4 तह का उसमें वही 100 दाने रख के आप रखते हैं और उसको अखबार को फिर आप बीच में डाल के ढक के और उसको आप गीला रखते हैं और उसी तरह से आप सामान्य तापमान पर किसी कमरे में रख के और 7 दिन के बाद जब आप गिनेंगे तो उसमें आप देखेंगे भाई कितने अंकुरण पौधे वो हुए और कितने नहीं हुए। तो उससे आपको गुणवत्ता, जो उसकी आनुवंशिक जो जमवार की क्षमता है, उसका पता लग जाता है। तो ये जो मुख्य तौर पर गुणों की यही है। और ज़्यादातर फसलों में, जैसे जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें 85% मिनिमम जो जर्मिनेशन की बात करते हैं। दलहनी फसलों में 80% के आसपास है और तिलहनी फसलों में खास तौर पर सोयाबीन में अंकुरण की समस्या होती है, उसमें 70% है। अन्यथा जैसे जो रबी वाली मौसम में सरसों हैं उसमें 80-85% तक की अंकुरण क्षमता देखी जाती है। जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर राजवीर जी की तरफ। डॉक्टर राजवीर जी, तो इनका दूसरा सवाल था कि किस अवस्था में खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए, किस अवस्था में किसान जागरूक हो जाए कि हाँ अब इसका आगे बढ़ने नहीं देना है, और क्या क्या विधियां होनी चाहिए उस अवस्था के लिए? हाँ मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कई बार किसान हमसे पूछते हैं कि साहब अब जो है मक्का की फसल जो है 3 महीने की गई है, 2 महीने की हो गई है, खरपतवार बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्या करें? तो इसलिए ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में क्या करना चाहिए किसान को खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। अब जैसे मई का महीना है, इस समय खेत खाली है, आप खेत की गहरी जुताई करो, जैसे मैंने पहले बताया, बीज अच्छा लो जिसमें खरपतवार के बीज नहीं हो। दूसरी बात जो है पानी का, अगर आपके खेत में खरपतवार उगे हुए हैं फसल लगाने से पहले, तो खेत की अच्छी तरह जुताई 2-3 बारी कर दीजिए। अब फसल आपने लगा दी है, फसल लगाने के बाद जैसे मक्का की, आपने एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, मक्का की फसल आपने जुलाई में लगानी है। जुलाई से पहले आपने ये 2-3 प्रक्रिया कर ली, बीज अच्छा ले लिया, उसमें खाद डाल दिया, अब बीज आपने फसल का बीज लगा दिया है। अब आपको 1 या 2 दिन बाद, बुआई के 1-2 दिन बाद, आपको अगर आपके पास लेबर है तो 15-20 दिन बाद जो है निराई गुड़ाई करो, एक मक्का की बात। फिर उसके बाद आप 40 दिन या 45 दिन पर जब मक्का हो जाए तो एक बार दोबारा निराई गुड़ाई करो। तो 2 निराई गुड़ाई करने से आपके खरपतवारों का नियंत्रण सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब रही बात, आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शाकनाशी का प्रयोग करके जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। शाकनाशी भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 समय में अप्लाई किए जाते हैं। एक तो जैसे मक्का लगा दी उसके 1 या 2 दिन बाद एक दवाई डाल दीजिए, एट्राजीन। एट्राजीन की 1 किलो मात्रा लें आप। प्री इमरजेंस इसको हर्बिसाइड कहते हैं। प्री इमरजेंस का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि आप जागरूक किसान हैं और आप समझते हैं। तो प्री इमरजेंस का मतलब ये होता है कि ना तो फसल जमी होनी चाहिए, ना खरपतवार जमे होने चाहिए। ऐसी अवस्था में जो शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं उनको हम वैज्ञानिक भाषा में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। तो एट्राजीन 1 किलो मात्रा लें, 500 लीटर पानी में घोल बनाओ और मक्का की 1 या 2 दिन के बाद बुआई के बाद आप उसमें स्प्रे कर दो। उससे क्या है, खरपतवार बीज नहीं जमेंगे जी। दूसरी बात, अगर मान लो आपने ये नहीं कर पाए, अब आप मक्का आपकी होगी 20-22 दिन की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मक्का और धान की रुपाई साथ साथ होती है तो लेबर कभी कभी नहीं मिल पाती है किसान भाइयों को। तो मक्का अगर आपकी 20 या 15 दिन की हो गई है तो एक दवाई आती है टेम्बोट्रिन। टेम्बोट्रिन दवाई बहुत कारगर दवाई है मक्का के लिए, एक रामबाण की तरह काम करती है। और इसको पोस्ट इमरजेंस, अर्ली पोस्ट इमरजेंस हम बोलते हैं। तो आप 120 ग्राम टेम्बोट्रिन की मात्रा लें और जो है 300 से 400 या 500 लीटर तक पानी आप घोल बना सकते हैं इसका, और इसका स्प्रे करें जब मक्का आपकी 15 से 20 दिन की हो। तो उससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या घास जाति के खरपतवार जो फसल में उग गए हैं वो मर जाएंगे और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। उससे किसान भाई जो है खरपतवार नियंत्रण मक्का में कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, यही प्रक्रिया, यही सीक्वेंस किसान भाई दूसरी फसलों में भी अपनाएंगे तो ये अवस्था से अवस्था आपको खरपतवारों का ध्यान रखना है कि आपके जो फसल है खरपतवारों से फ्री रहे, खरपतवारों से मुक्त रहे। जी,
तो ये विधि अपनाकर भी आप खरपतवार से मुक्ति पा सकते हैं और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का सही जवाब आपको मिल गया होगा और आप इन समाधानों को अपनाएंगे, अपनी खेती किसानी में और आगे बढ़ेंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। लगातार आपके सवालों को भी शामिल किया जा रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। कृष्ण कुमार पटेल जी हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे 15 दिन के बाद धान की बुआई करना है, तो उसके लिए असली और नकली में क्या पहचान सर, और कहाँ से खरीदे जिससे धान की क्वालिटी अच्छा मिलेगा बीज जो है? बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। डॉक्टर देवेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर देवेंद्र जी, कृष्ण कुमार मार्केट में बहुत सारे नकली आ गए सर। जी कृष्ण कुमार जी, आपके सवाल का जवाब हम ले रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र जी, लेकिन इसके साथ मैं एक सवाल और भी जोड़ना चाहता हूं कि प्रामाणिकता की जब बात होती है तो किसान भाई, न सिर्फ कृष्ण कुमार पटेल जी की बात हम कर रहे हैं, बाकी सभी किसान पूरे देश में जब बीज खरीदने जा रहा है तो प्रामाणिकता को लेकर किन बातों का ध्यान रखें, कैसे पहचाने? क्या कोई ऐसा लोगो है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे वो समझ पाए कि ये सही है? पटेल साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो जैसे कि मैं एक तो आपको बताया जो शुरू से ही कि हमारे देश में एक तो जो अनुसंधान के जो संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, उसमें जो फसलों के विकास में लगभग 65 संस्थान जो हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, टोटल 113 में से वो सब्जियों पे और जो हमारी खाद्यान्न की फसलों पे काम करते हैं, उन सभी पे बीज की उपलब्धता है। दूसरा, जो हमारे जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये 76 हैं संख्या में। तो इनमें से 48 जो कृषि विश्वविद्यालय और जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्यों के और केंद्र के, उनमें से वो भी फसलों पे काम करते हैं, बीज उत्पादन पे भी काम करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बीज निगम है, आप सभी जानते हैं, और इसकी 7 रीजनल क्षेत्रों में शाखाएं हैं, ये भी बीज का पूरा कार्य करते हैं और पूरा बीज उत्पादन और इसका जो विपणन ये संस्थान करता है। और राज्यों के बीज निगम आप सभी जानते हैं, सभी राज्यों में, हमारे देश में टोटल 17 राज्यों के बीज निगम हैं जो कि उस राज्य की जो लोकल किस्में और जो भी राष्ट्रीय स्तर की किस्में हैं उनकी बीज पैदा कर उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि 771 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश में हैं। ये सारे कृषि विज्ञान केंद्र भी बीज उत्पादन करते हैं। हमारे देश में लगभग 550 प्राइवेट सीड कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ऐसे नहीं है कि भाई जो भी कोई भी आया गैरा बेच के चला गया। इसमें लगभग जो 510 हैं ये जो हमारी स्वदेशी हमारे देश की ही कंपनियां हैं, और उसमें 40 के आसपास जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बीज पे कार्य करती है और बीज की उच्च गुणवत्ता पहुंचाने के लिए वो लगातार उस क्षेत्र में काम करती है और किसान को कोई धोखा नहीं मिलता। हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के भी 7 संस्थान हैं। और पिछले साल ही 2023 में भारत सरकार ने एक जो हमारा बहुत बड़ा जो बीज सहकारी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का एक इनॉग्रेशन किया है। ये जो हमारी गांव में सोसाइटी होती है कोऑपरेशन की, उन कोऑपरेटिव की सोसाइटीज के थ्रू आगे बीज उत्पादन का कार्य करेंगे और उनका बहुत ही वृहत कार्यक्रम जो अभी शुरू किया गया है, क्योंकि पिछली साल ही शुरू हुआ, तो अगले 1-2 साल में आपको उनसे भी बीज की उपलब्धता होगी। तो ये जो हैं कुल मिला के, और अभी कुछ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी आप लोगों ने बनाए, आप लोग भी बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो ये मुख्य तौर पर ये संस्थाएं हैं। उसके अलावा जो मिश्रा जी ने अभी सवाल किया था कि हम किस तरह से पता करेंगे कि भाई उसमें क्या क्या गुणवत्ता के वो होने चाहिए, मैंने आपको विस्तार से बताया। एक तो उसमें जो अनुवांशिक
शुद्धता होती है, एक भौतिक शुद्धता होती है। फाउंडेशन सीड में वो 99% होगी, तो सर्टिफाइड सीड में वो 98 होगी। उसके अलावा वीड सीड्स की बात की गई, किसी फसल में 5 बीज प्रति किलोग्राम है, किसी में 3 बीज, फाउंडेशन में थोड़ा कम होता है, सर्टिफाइड में वो ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ ही उसी फसल के अन्य किस्मों के बीज, उसकी मात्रा भी आपके टैग पर वर्णित होती है। और उसमें अगर कोई एबनॉक्सियस सीड तो नहीं है कि जो जहरीला और बाद में वो उस खरपतवार वो खेत में जाके समस्या करे, उसका लिखा होता है। तो उस टैग पे ये सारी बातें, और अंकुरण क्षमता, सबसे जरूरी जो अवयव है वो अंकुरण क्षमता, और लास्ट में उसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है। तो आप जहां भी खरीदने जाएं तो कैसे नकली असली की पहचान करेंगे? आप उस लेबल को देखेंगे किस संस्था का है, सर्टिफिकेशन एजेंसी की मोहर लगी हुई है नहीं लगी हुई है, और अगर वो ट्रुथफुली लेबल्ड सीड है तो उसमें लेबल दूसरा लगा हुआ नहीं है, थैली की सिलाई सही है, उस पर एक सील लगती है वो है या नहीं है, फटी हुई तो नहीं है, थैली पे लोगो आदि आप ढंग से देखेंगे, कोई नकली तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप उससे बीज का बिल लीजिए, और आप उस थैली को जो टैग है और जो उसकी पर्ची है, रसीद आपने ली, उसको संभाल के रखें। तो इन बातों का अगर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप नकली बीजों से बच सकते हैं। मैंने इतनी संस्थाएं बताई, और ये हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक लेवल पे, हर तहसील पे, हर जिले में ये उपलब्ध हैं। और आप अगर प्रयास करते हैं, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी हर स्टेट में है, उससे भी आप प्रयास करें, और आप सुनिश्चित करें कि भरोसेमंद स्रोत से ही आप बीज खरीदें। कई बार एडवर्टाइजमेंट के द्वारा गांव में पंपलेट अखबारों के साथ लोग बांट देते हैं कि धान की फसल है, और उसका आपका बताया कि भाई आपका 10 टन या 8 टन प्रति 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा, कोई चमचमाता हुआ बड़ा एक पंपलेट आपके पास आएगा। उन बातों पर मत जाइए। आपके क्षेत्र में जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं राज्य सरकार के, आप उनके संपर्क में रहिए, केवीके के संपर्क में रहिए। और ये जितनी संस्थाएं मैंने आपको बताई, हर कृषि विश्वविद्यालय, हर आईसीआर संस्थान के गेट पर एक एटिक सेंटर बना हुआ है, ताकि किसान को पूरी यूनिवर्सिटी में धक्का नहीं खाना पड़े, पूरे संस्थान में धक्के नहीं खाने पड़े। वो गेट पे जाते ही उसको अपनी समस्या का हल मिले। अगर वहां पे बीज उपलब्ध है तो आपको कराएंगे, नहीं वो आपको स्रोत बताते हैं। तो इन चीजों का ध्यान करते हुए आप निश्चित रूप से नकली बीज की खरीद से बच सकते हैं। और बीज की जो उपलब्धता की बात है भारत सरकार का, जैसे इस सीजन में आमतौर पर हमारे पास लगभग 63 जो किस्म फसलें हैं जी, जो इस सीजन में, और खरीफ सीजन में इनका लगभग 1500 से अधिक वैरायटी, जो मैंने अभी जितनी फसलें 63 बताई, उनका 1500 से अधिक वैरायटी का गुणवत्ता वाला बीज पैदा किया गया है पिछले सीजन में। कुल जो रिक्वायरमेंट थी बीज की वो 160 लाख क्विंटल की है, लेकिन हमारे पास 175 लाख क्विंटल जो गुणवत्ता का बीज विभिन्न फसलें जो खरीफ में लगाई जानी है उनका उपलब्ध है। तो बीज की ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है, समय से पहले जैसे मैंने बताया कि अभी से आप अपने बीज की व्यवस्था करें और उसको सही रंग से घर में सहेज कर रखें, ताकि आपको नकली बीज या जो समय पे अंतिम समय पे जाके जो भी मिलता है वो लेके आते हैं, उससे आप बच सकें धोखाधड़ी से। डॉक्टर देवेंद्र जी ने बहुत बेहतर तरीके से और विस्तार रूप से हमारे न सिर्फ एक किसान के बल्कि देश भर के सभी किसानों के लिए ये बात कही है कि जिन किसानों को बीज की उपलब्धता चाहिए या किसानों को संशय होता है कि कहां से बीज मिलेगा, सही तरीके से कहां मिलेगा, प्रामाणिकता उसकी क्या होनी चाहिए, उसके लिए अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कीजिए, आईसीआर के संस्थानों से संपर्क कीजिए। डॉक्टर देवेंद्र जी ने आपको बताया कि देश भर में राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और शहरी स्तर पर भी काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं और अच्छा गुणवत्ता, अच्छा उत्पादन भी किसान भाई उससे ले सकते हैं। तो इस चीज़ की अपील भी बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं कि आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलिए और उनसे बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते डॉक्टर राजवीर जी की तरफ। डॉक्टर राजवीर जी, जब बात हम खरपतवार की कर रहे हैं तो कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं और कौन कौन सी फसलों में देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आप देखो, जैसे खरीफ का मौसम है, इस समय जो है 3 प्रकार के खरपतवार मुख्यतः फसलों में आते हैं। घास जातीय खरपतवार हैं जिसमें समा है, फूलनी घास है, दूब घास है, और ये घास जाति के मुख्य 3-4 खरपतवार होते हैं। उसके अलावा चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार जिसमें सांठी बहुत होती है। अगर आप खेत 10 दिन के लिए छोड़ दो तो आपका खेत ऐसे दिखाई नहीं देगा, जमीन नहीं दिखाई देगी, सांठी दिखाई देगी। सांठी है, जलभंगड़ा है, मकरा है और निरूरी है, ये जो 1000 दाना जिसको बोलते हैं, जलभंगड़ा वगैरह हैं। ये मोटी
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और तीसरी प्रकार के खरपतवार हैं नरकट खरपतवार, जिनको हम सेजिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइप्रस रोटंडस, जिसको मोथा जाति के खरपतवार बोलते हैं, नरकट खरपतवार। तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं, ये काफ़ी इस मौसम में आते हैं। और मोथे का इलाज तो बहुत मुश्किल होता है। किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि भाई गहरी जुताई करने से, और उसमें गहरी जुताई जैसे आप कर देंगे और उसका हल्का पानी लगा देंगे, और जो उसकी गांठें होती हैं जड़ों में, उसका खाना होता है जो है मोथे का, और मोथा 10 से 15 साल तक जीवित रहता है क्योंकि उसकी जड़ों में खाना होता है। तो उसको निष्क्रिय करने के लिए, कम करने के लिए, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि अगर मोथे का नियंत्रण 100% कहीं संभव है, नहीं है, लेकिन हम उसका जो पॉपुलेशन है, उसकी जनसंख्या है, उसकी कम कर सकते हैं थोड़ी सावधानी रख करके। तो इस तरीके के 3 प्रकार के खरपतवार खरीफ के मौसम की फसलों में आते हैं, तो उनका किसान भाई समय से नियंत्रण करें। जी, डॉक्टर देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर देवेंद्र जी, फसल बीज की उपलब्धता के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीज की उपलब्ध करने के बाद सही समय क्या है उस बीज को रोपाई करने का, बीज को लगाने का? खरीफ के सीज़न में कैसे इस चीज़ को समझे कि ये बिल्कुल सही समय है, उपयुक्त तो समय है इस फसल को लगाने का? और जाहिर सी बात है, क्या अलग अलग फसलों के लिए खरीफ सीज़न में अलग अलग समय निर्धारित है, या एक ही समय पर सभी फसलों को लगाया जा सकता है? देखो, अभी जो बिजाई का समय है मुख्य तौर पर, एक तो जैसे जैसे हमारी रबी की जब फसल कटती है सर्दी की, तो उसके बाद का एक पीरियड होता है कि आप फरवरी एंड से और जो बरसात होती है जून तक, उसके बीच में एक जायद फसल होती है जिसके लिए पहले भी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है। उसमें आमतौर पर जैसे छोटी जो 50 दिन की 60 दिन की मूंग होती है, कुछ उड़द है, धान का लेते हैं, कुछ जगह मक्की का भी करते हैं, तो मिलेट्स की भी कुछ बाजरा आदि को भी लेते हैं। तो एक तो वो सीजन है, तो वो तो अभी किसान भाइयों ने सभी ने लगा दिया। उसमें ध्यान यही रखना है कि वे जो बरसात होती है उस समय अपना कटाई जब करते हैं तो उसको ज़्यादा खेत में नहीं छोड़ें। कई बार चारा भी ख़राब हो जाता है, फसल भी ख़राब हो जाती है। कपास की बिजाई ऑलरेडी हो गई है, गन्ने की बिजाई हो गई है, बाकी बचती है धान है और आपका मक्की है, बाजरा है। तो धान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो रोपाई पे आधारित होता है, कुछ क्षेत्र जो है रेनफेड भी होते हैं, लेकिन जो रोपाई पे क्षेत्र है उसमें तो पानी की उपलब्धता होती है। तो उसमें जैसे हर क्षेत्र में जो नर्सरी लगाने की एक निश्चित तारीख है, और उसी हिसाब से जैसे नॉर्थ में 16 मार्च के बाद 15 जून के बाद ही रोपाई के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि पानी का वो जो, क्योंकि अधिक गर्मी में पानी अधिक लगता है उसकी वजह से। और बाकी जैसे मक्की का है या जितनी भी दलहनें, हम अरहर की बात करें, उड़द की बात करें, मूंग की बात करें या दूसरे राजमा आदि की बात करें जो खरीफ में लगता है, तो वो सब वर्षा पर आधारित रहती है इसमें पूर्ण रूप से। ऐसे ही इसी तरह से मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल है, ये सभी वर्षा आधारित हैं। तो इसमें जो आमतौर पर जो प्रिडिक्शंस होते हैं बरसात के कि भाई जून के अंतिम सप्ताह में आती है या जुलाई में आती है, तो किसान भाई जैसे कि डॉक्टर राजवीर ने बताया, भाई खेतों को खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें। बीच में जब भी थोड़ा पत्र मिले तो पहले तो उसको खोल के छोड़ दिया, पूरी धूप लगी, वीड खरपतवार मरते हैं, कीड़े बीमारी भी खत्म होते हैं। और जैसे ही बरसात होती है तो वो शुरू में ही कोशिश करें कि जून के अंत में या जुलाई में, कि वो सही समय पे जब भी बत्तर खेत में आता है, कई बार बरसात एक बार होती है और लगातार 5-7 दिन तक बरसात होती है और खेतों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो आमतौर पर इस किस्म में जैसे तिलहनी फसलों में, जैसे सोयाबीन में थोड़ा पानी से ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी तरह जो मूंग आदि में भी फसल मरती है, लेकिन मक्की को, बाजरा को और जो जितनी भी हमारी श्री अन्न की दूसरी किस्में हैं उनको हम निश्चित रूप से उसमें बचा सकते हैं। तो जैसे ही खेत में बत्तर आए, किसान भाई बीज की बात हमने की है, वो तुरंत जाके उसकी बिजाई करे। और उसमें जो भी खाद आदि की मात्रा डॉक्टर राजवीर थोड़ा डिटेल से बता देंगे, जो उर्वरकों की बातें, तो वो भी निश्चित रूप से किसान भाई जो डालते हैं अपनी मिट्टी के परीक्षण के आधार पर, चाहे नत्रजन है, चाहे पोटासियम है, चाहे फास्फोरस है, तो जो भी नत्रजन अगर आप डालते हैं, आप गोबर की खाद आदि का पहले आप प्रयोग कर लेते हैं अभी गर्मी के मौसम में, तो वो भी आप निश्चित रूप से डालें। फसल का सही समय पे, जैसे खरीफ की जितनी भी फसलें हैं, ये आमतौर पर जो जून के
15 जून के बाद से और जुलाई के 15-20 जुलाई तक जो सही समय होता है, क्योंकि बाद में जब जितना हम पछेती जाते हैं तो उसमें फिर टेम्परेचर डाउन आता है। जो अक्टूबर नवंबर के माह में अगर मान लो आपकी 120-130 दिन की फसल है तो निश्चित रूप से उस समय दाना भराव में और उसमें दिक्कत होती है। जब टेम्परेचर डाउन आता है, मूंग आदि में ये बड़ी समस्या आती है। तो किसान भाई उसी तरह से अपनी बिजाई करें, जैसे ही बरसात आती है अपनी निश्चित रूप से सही समय पे बिजाई करें। और जैसे खरपतवार नियंत्रण की बात की गई है, वह प्री इमरजेंसी की बात है, बाद में जो जमवार के बाद हम करते हैं तो वो भी निश्चित रूप से निराई गुड़ाई सही समय पर करें। और जो नत्रजन का भी आमतौर पर जो आधी मात्रा किसान भाई जो एक बार 1 महीने 1.5 महीने बाद जब करते हैं तो वो जो बाकी बची हुई मात्रा भी वो निश्चित रूप से उसमें डाल लें, तो ताकि किसान को वो जो फसल है वो अच्छी तरह से मिल सके। बहुत से बीमारी कीड़े भी आते हैं, उसके लिए आपके जो क्षेत्र में जैसे मैंने इतने आपको संसाधन बताए सरकारी कि आप उनके संपर्क में रहिए। और जिस तरह से ही कोई भी किसी तरह का बीमारी या कीड़ा दिखाई देता है तो आप निश्चित रूप से कृषि अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से आप संपर्क करें और सही स्रोत से दवा लेकर उसका भी आप निश्चित रूप से छिड़काव करें, नहीं उससे भी किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो ये अगर सारे जो हम स्टेप्स अपनाते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है वो अधिक नुकसान से बच जाते हैं और उनकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होती है। सही समय पे बिजाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे आपकी फसल को पूरा समय मिलता है। और अगर आप ज़्यादा पछेती जाते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी लगाते हैं तो उसमें कई बार बरसात बीच में नहीं होती है और फसल आमतौर पर अगर पानी की उपलब्धता नहीं है, लाइफ सेविंग इरिगेशन नहीं मिलती है तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। किसान को जो भी बहाजोत का खर्चा है, खाद का खर्चा है और बीज का खर्चा है वो दोबारा उठाना पड़ता है। तो आप इस तरह से मौसम का विशेष तौर पर आप टीवी रेडियो में मौसम की बड़ी विज्ञप्ति आती है, बड़ी सही आती है। हर समाचार के बाद हर चैनल पे मौसम के बारे में बताया जाता है। खरीफ मौसम में खास तौर पर कि आज बताया गया कि केरल में मानसून आ गया है, इसका मतलब मानसून सही समय पे चला हुआ है और निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि हर के अंत तक आएगा। जी, मौसम का इसमें बहुत विशेष योगदान रहता है और किसान भाइयों को मौसम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी होती है। तो हमारे इस चैनल पर मौसम को लेकर एक कार्यक्रम भी चलता है जिसके माध्यम से आप मौसम से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर देवेंद्र जी ने यह भी बताया कि खरीफ के सीजन में मौसम की कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और किस हिसाब से बिजाई करनी चाहिए, कौन कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए, ये भी बेहद आवश्यक हो जाता है। फिलहाल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकेंगे, उसके बाद फिर से महत्वपूर्ण जानकारी अपने खास मेहमानों से लेंगे। आप बने रहें और देखते रहें हेलो किसान। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हरदा मध्य प्रदेश से। राहुल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राहुल जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल यही है कि सर हम सोयाबीन बोते हैं, उसमें सर खरपतवार भी रहता होता है, तो सर उसके लिए हम उसे रोकथाम के लिए क्या करें? हाँ बिल्कुल, जो है मध्य प्रदेश की सोयाबीन की क्रॉप बहुत इम्पोर्टेंट है और सोयाबीन की क्रॉप में पहले तो जर्मिनेशन का बहुत एक बड़ा इश्यू होता है। आपका जर्मिनेशन अच्छा हो उसके लिए आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज अच्छा होना चाहिए, अच्छे सोर्स से होना चाहिए। और जैसे मैंने खरपतवार के लिए बताया कि खेत की पहले जुताई करो, आपने सोयाबीन लगाना है। सोयाबीन लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है एक दवाई आती है पेंडिमिथ्रिन। पेंडिमिथ्रिन दवाई जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे जो है आपके बीज, खरपतवारों के बीज भी नहीं जमेंगे और फसल पे भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पेंडिमिथ्रिन की 1 किलो मात्रा लें और प्रति हेक्टर की दर से, हेक्टर की मतलब 2.5 एकड़ की
जो एरिया हो, और 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके आप इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेंडिमिथिलिन नहीं मिले, एक मेट्रिबिजन दवाई है जिसको कई नामों से बाजार में जानते हैं, उसकी 250 ग्राम, देखिए ध्यान से सुनिए, दवाई की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फसल पे उसका प्रभाव पड़ेगा, फसल भी जल सकती है जी। तो दवाई की मात्रा जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सावधानी से सुनिए। 250 ग्राम मेट्रिबिजिन 500 लीटर पानी में घोल बनाइए और सोयाबीन की फसल के बोने के 1 या 2 दिन बाद दवाई आपको छिड़काव करनी है समान रूप से। नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कीजिए, पावर ऑपरेटेड हो कोई बात नहीं, हाथ से चलता हो कोई बात नहीं, लेकिन समान रूप से दवाई का छिड़काव कीजिए। और यहाँ जैसे जलवायु की बात हुई है, क्लाइमेट की बात हुई है, बारिश की बात हुई है, बारिश अगर थोड़ी देर पहले हुई है तो दवाई का छिड़काव मत कीजिए। और आपको लगता है कि दवाई छिड़कूंगा मैं 10 बजे सुबह और 11-12 बजे बारिश का मौसम हो रहा है तो दवाई मत छिड़कीजिए। बारिश के 8-7 घंटे पहले और बारिश के 6-7 घंटे बाद दवाई का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि दवाई आपने छिड़क दी और बारिश 1 घंटे में हो गई तो सारी दवाई क्या करेंगे, इकट्ठी होकर के खेत के एक कोने में चली जाएगी बिल्कुल, और वहां जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी जी। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब मैं सोयाबीन की बात कर रहा था कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड मैंने बताया मेट्रिबिजिन या पेंडिमिथिलिन। उसके बाद मान लो आपने सोयाबीन की फसल में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड बोने के तुरंत बाद नहीं लगा पाए किसी कारण वजह से जी, तो आपके पास दूसरी दवाई है एमेज़ेटाफायर, जिसको कई नामों से जानते हैं। एमेज़ेटाफायर 10% एसएल आती है और उसकी दवाई जो है 50 से 75 ग्राम। देखिए मैं जब दवाई का नाम लेता हूं तो सक्रिय तत्वों की बात करता हूं, जो बोतल में 1 लीटर होता है उसकी बात नहीं करता। 10% एसएल का मतलब यह है अगर 1 लीटर का आप एमेज़ेटाफायर लेंगे बोतल बाजार से तो उसमें 100 ग्राम सक्रिय तत्व है। 10% एसएल का मतलब है 10% सोल्यूबल लिक्विड। उसमें एमेज़ेटाफायर 10% ही है जी, चाहे वो 1 लीटर की दवाई है, 1 लीटर उसका वजन है, लेकिन उसमें 10% ही असली मसाला है जी। तो 10% का मतलब है मैं 50 ग्राम से 75 ग्राम प्रति हेक्टर जी। जब मैं प्रति हेक्टर की बात करता हूं तो 2.5 एकड़ की बात करता हूं, 2.5 किला जिसको बोलते हैं जी। तो आप परसूट जो है एमेज़ेटाफायर जिसका ट्रेड नेम है वो दवाई आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब सोयाबीन की फसल आपकी 15 से 20 दिन की हो तो उसका समान रूप से नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग करके नोजल फ्लैट फैन नोजल यूज करना है। तो उस नोजल का प्रयोग करके आप सोयाबीन की फसल में 15 से 20 दिन के बाद भी खरपतवार का नियंत्रण इस दवाई के माध्यम से कर सकते हैं। अब रही बात, किसान कहता है कि भाई मैं दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहता, तो ऐसी अवस्था में सोयाबीन की फसल में 2 निराई गुड़ाई आवश्यक होती है जी। एक निराई गुड़ाई जब आपकी फसल 20 से 22 दिन की हो जाए या 25 दिन की हो जाए, एक जो है आपकी 40, 42 या 50 दिन की हो जाए जी। उस समय 2 निराई गुड़ाई आप जो है खुरपी से या कसोले से किसी भी यंत्र से प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोयाबीन की फसल को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं जी। डॉक्टर देवेंद्र जी का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र जी, समय की समाप्ति की वजह से हम इस विषय को और ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, हालांकि हम जानते हैं कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अथाह चर्चा की जा सकती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बहुत सी ऐसी जानकारियां जो अपने किसान भाइयों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हमें अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कम शब्दों में अब आप आखिरी में कुछ हमारे किसान भाइयों के लिए कहना चाहते हैं तो मेरा किसान भाइयों से एक यही संदेश है कि एक तो उन्नत किस्में, अच्छी गुणवत्ता का बीज सही स्रोत से ले, और जो क्लाइमेट, जो मौसम परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो किस्में हैं इनमें 85% जो पिछले 10 साल में हमने 2600 के आसपास किस्में विकसित की फसलों की, उसमें 85% किस्में जो मौसम परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी है। तो आप क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी आपको सूखे के लिए मिलेगी, आपको जल भराव के लिए मिलेगी, बीमारी के लिए, ताप के लिए, कीड़ों के लिए। तो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लें ताकि आपको कभी बहुत अधिक बरसात है, बरसात के दिन कम हो गए, टेम्परेचर बहुत हाई है, आप देख रहे हैं 50 डिग्री से ऊपर हो रहा है, तो उस तरह की किस्मों का चुनाव करें। आप जाकर पूछें कि मुझे क्लाइमेट रेजिलेंट किस्में चाहिए, और किस्मों का बीज भी आप अगले मौसम के लिए निश्चित रूप से, अगर एक निश्चित आप एरिया अपने खेत में रखते हैं
और अच्छी आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी किस्म है, तो उसका बीज आप शुरू से ही अलग से रख के उसे खरपतवार निकाल के ओफ टाइप पौधे निकाल के अगली साल के लिए संभाल के, जैसे मैंने बताया, साफ करके 8% से कम मॉइस्चर में उस बीज को रखते हैं तो आपको हर साल उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र जी और डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप दोनों ने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण सलाहें यहाँ पर साझा की हैं उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। समय निकालकर आप दोनों स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आखिर में आपसे यही अपील करते हैं कि लगातार हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं, उन जानकारियों से आपको उचित लाभ हो और आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, आप आगे बढ़ सके, तभी हमारा देश प्रगतिशील होगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। अगला हेलो किसान कार्यक्रम में जो हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है मक्का की खेती, और साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन कैसे करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं या जो भी आप जानना चाहते हैं, आप हमें अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर, किसान कॉल सेंटर पर आप फोन कर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं, और साथ ही साथ ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। फिलहाल कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं 1800-11-3060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही किसान भाइयों, आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, उस QR कोड को स्कैन करेंगे आप, सीधा DD किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, और हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, और आपके सुझाव और आपके सवाल हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो फिर से मिलेंगे हेलो किसान के अगले कार्यक्रम में और विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। आज पूरा